Hello friends, welcome to Sunrise classes again, and we are back with the second part in the one liner series youth competition times. Let us move towards page number 11. We left there. सो पेज नंबर 11 से शुरू करते हैं। कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स फटाफट जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे सीरीज़ को, और 4 वीडियोस इस सीरीज़ में आएंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक दी गई है उसमें 1650 प्लस वन लाइनर्स हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे। सामाजिकरण के संदर्भ में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार, समाज और समुदाय तीनों की भूमिका होती है। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जॉनसन ने कहा कि भैया सामाजिकरण जो होता है, सीखना होता है, वो सीखने वाला क्या करता है, उससे सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्यता आ जाती है उसके अंदर, ऐसा जॉनसन ने कहा। सामाजिकरण की विशेषता नहीं है तो व्यक्ति के सामाजिकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। पारिस्थितिक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक वृहत मंडल में है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो सिगमंड फ्राइड जी ने किया था मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन। सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है? तो पराअहम जो है ये आपका है, इनका एक तत्व है जिसके अंतर्गत मानव में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। कथन सही नहीं है तो उसमें ऑप्शन दिया रहा होगा किसी क्वेश्चन में, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है। बालकों के सामाजिकरण में उनके मित्र समूह सबकी भूमिका होती है। अल्पवयस्क के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। वह कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वह परिवार। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। सामाजिकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के आसपास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। सामाजिकरण के निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय जो है निष्क्रिय एजेंसी होती है। मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है मनोसामाजिक सिद्धांत। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यह प्रभावित करता है अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल भैया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहा होगा उसमें अनुवांशिक संचरण जो है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है मुख्य। सामाजिकरण के गौण कारक हो सकते हैं विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके। उपनयन संस्कार किस काल में किया गया था? तो उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? तो वैदिक काल में। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है सामाजिकरण की जांच में। सामाजिकरण में प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठजनों में यह प्रक्रिया है, श्रेष्ठजनों से सीखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। बच्चों के सामाजिक विकास का विशेष महत्व है खेल। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाना चाहिए। जॉन डेवी जो कि अमेरिका के थे और इन्होंने त्रिध्रुवी बात भी कही थी। त्रिध्रुवी 3 ध्रुव होते हैं।
व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया स्प्रेंजर के द्वारा। किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है तो मित्र मंडली वो व्यक्तिगत कारक नहीं हो सकता। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है तो वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है वो सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में सत्य कथन यही होता है कि विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था होती है परिवार। परिवार जो होता है सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है इस क्षेत्र में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे आँख कान एवं नाक से सोचते हैं। ठीक है, तो आँख कान नाक से सोचने वाली अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, जीन पियाजे। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये क्या भैया? ये भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा। लेव वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कथन सही नहीं। तो यहाँ पे कई स्टेटमेंट्स एग्जाम में दिए रहे होंगे, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि इनका नहीं है ये। वाइगोत्स्की और फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, उनका ये नहीं है। तो कहने का मतलब ये है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में वही कि वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ये उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संदर्भ से सही नहीं है। संभाव्य निकट विकास यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो लेव वाइगोत्स्की। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है? तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था है जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्णायक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे सामाजिक संचरण तो बिल्कुल नहीं, इसको याद रखना। फ्रायड पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित हो जाता है? तो 7 से 11 वर्ष। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है वियोग दुश्चिंता। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का अनुपयोग करती है। वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके वह ऐसा कर सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं तार देता है सिवाय बुद्धि प्रकरण, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत में आप जो सब कुछ जान सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। देखिए, बुद्धि जो होता है वो प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा की बात हो गई। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए इस क्षमता का विकास अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? भैया स्कीमा, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट स्कीमा उन्होंने यूज़ किया था। स्कीमा का मतलब होता है अवधारणाएं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं जहाँ चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक चरण पर। बच्चों के बारे में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो बच्चों कहते हैं कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सही बात है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो पियाजे।
घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा सही कथन? ये मूर्त संचालन प्रक्रिया है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। वाइगोत्स्की बच्चों को के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ज्ञानात्मक विकास। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक रचनावादी। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण द्वारा। रिया कक्षा पिकनिक यानी क्लास पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार कैसे संबंधित है? तो सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इंद्रिय जनित गामक स्तर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा होती है? तो नैतिक पक्ष की। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है। किस व्यक्ति से संबंधित है? यह है लेओ वाइगोत्स्की। बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्तर की आवश्यकता होती है, यह संबंधित है लेओ वाइगोत्स्की से। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं वे किस स्तर पर होंगे? तो वे उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब संस्कृति और भाषा जो होते हैं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्यवस्थाओं का क्रम है। तो पहला तो संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल और औपचारिक संवेदनात्मक काल। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो भाषा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, वो यह कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि कोलबर्ग ने पुरुषों में महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता को, यानी जो पलट न सके उसको उन्हें जिम्मेदार ठहराया। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो वह अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार भले हो सकता है लेकिन मात्रा भिन्न हो बजाय मात्रा के। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता कि उसके सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो एक बात को देख लेते हैं। देखो, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण जो होता है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन, ये आपका समावेशन हो गया, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं की संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होना, ये समायोजन हो गया। इन दोनों की बात यहाँ पर की गई है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज ये होता है जीन पियाजे के द्वारा। सिद्धांत रूप से रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म बल देता है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर।
प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1920 या 1900 भी हम कह सकते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन डेवी। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों तथा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हो जिसके कारण बच्चे विद्यालय से छोड़ देते हैं? तो जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या करना होना ही थोड़ी दिक्कत है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। बच्चों की त्रुटियों के बारे में सत्य कथन है बच्चों की त्रुटियों उनके सीखने का अंग है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। मनोविज्ञान और उसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? तो यह है स्किनर ने। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। यह कथन है वुडवर्थ का। फिर एक बार देख लेते हैं इसको। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का किया और फिर अपनी चेतना का कर रहा है। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। यह कथन है वुडवर्थ का। स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। स्मिथ के शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। शिक्षक को कार्यवाहक माना जाता है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क वाली बात 86वां संविधान संशोधन 2002। बच्चों की रुचि के बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कह देंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है किलपैट्रिक जॉन डेवी से। दोनों ही इसमें हैं। जॉन डेवी किलपैट्रिक के टीचर थे जो है। बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका निर्देशक की। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन की किसका है? बकिंघम का। बकिंघम कहते हैं भैया कि बुद्धि तो सीखने की योग्यता होती है। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धिमापन का प्रयोग सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने। टर्मैन जो है ये कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार माना है: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त, सामाजिक बुद्धि या गामक या यंत्र, 3 पार्ट, ठीक है ना। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले, इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकता है। बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की फटाफट। एक कारक सिद्धांत दिया था विनय या टर्मैन। स्टर्न का भी नाम इसमें आता है। प्रवर्तक कौन कौन है? द्विकारक दिया था स्पीयरमैन ने। त्रिकारक दिया था स्पीयरमैन ने। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। 6 या 7 कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने।
वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत दिया डी थॉमसन ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया वर्नन ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत दी थी जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। त्रितत्व सिद्धांत दिया रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। बुद्धि का पास मॉडल दिया जेपी दास ने। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। जीएस कारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। इस प्रकार से हमने एक बार थोड़ा सा फिर देख लेते हैं बुद्धि का सिद्धांत। इसको हम लोग दोबारा रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, जिसको दोबारा इसको सुनना हो। तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल तथा हॉर्न। सम्मिलित सिद्धांत आपका गिलफोर्ड। और 120 कारक सिद्धांत दिया, 150 कारक सिद्धांत दिया, 180 कारक सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि परीक्षण देख लेते हैं। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण यानी व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, इसमें 2 कैटेगरी है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक शाब्दिक और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी आर्मी अल्फा टेस्ट भी से कहते हैं, या सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण होता है ये। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या आर्मी बीटा टेस्ट होता है, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी से कहते हैं। ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कहा जाता है उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देख लेते हैं भैया बुद्धि लब्धि मापन विधि। बुद्धि लब्धि मापन का प्रतिपादन किया था टरमैन ने। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है। MA अपॉन CA इंटू 100। मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। उदाहरण, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी तो मानसिक कितनी है? 15 ऊपर रहेगा, वास्तविक 12 नीचे। 15 बटे 12 गुणे 100 इक्वल टू 125। इस बुद्धि लब्धि का अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि का है। जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं सामान्य बुद्धि वाले, 100 या आसपास वाले। सबको देख लेते हैं फटाफट भी। शैक्षिक लब्धि क्या होती है? शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। उपलब्धि लब्धि ये क्या होता है? ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि, जैसे 90 टू 110 के बीच में उनका IQ होता है। ठीक। PPT का अर्थ क्या होता है? पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। और आपका बुद्धि है ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता, अनुभव क्षमता। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं विनय टर्मन स्टर्न। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है समय, धन और श्रम की। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है थॉर्नडाइक ने। सामाजिक, स्थूल, अमूर्त। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह मत है बोरिंगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात याद रखना, थॉर्नडाइक है। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं होवार्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, होवार्ड गार्डनर। क्रिया परीक्षण समूह देन है भाटिया की। शाब्दिक समूह परीक्षण देन है डॉक्टर जे मोरे की। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है जेपी गिलफोर्ड का। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता हैं थर्स्टन। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता थे बर्नर। IQ को परिभाषित किया था विलियम स्टर्न ने। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा है गामक या यांत्रिक बुद्धि। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है पास अलोंग परीक्षण के नाम से। अलेक्जेंडर का निष्पादन। बुद्धि लब्धि एक सूचक है इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का। आगे देख लेते हैं फटाफट। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? तो सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों को में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? तो विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? तो स्पीयरमैन ने। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्पीयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बिने ने। IQ को प्रभावित करने वाले कारक हैं बीमारी, पारिवारिक समस्या या भाषा भिन्नता। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? यह है रायबर्न का। किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? कहा केली एवं थर्स्टन ने। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो क्या नहीं सत्य भैया? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है, ये सत्य बात नहीं है।
जेपी गिलफोर्ड ने नहीं किया इस बात को। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में आ सकती है, तो वही यहाँ पे दिया गया, कुछ गलत स्टेटमेंट रहा होगा किसी एग्जाम में आए प्रश्न का। तो आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए क्या नहीं कहते, गलत बात है, किया जाता है आर्मी बीटा परीक्षण। फिर आते हैं वेस्लर की बुद्धि लब्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच वो होगा श्रेष्ठ बुद्धि। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो क्या है, मतलब वही है ना कि आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा में हो रहा है, लेकिन बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है वो बालक के विकास के दृष्टिकोण से क्या सही नहीं है। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट जो सही नहीं था वो यही था कि बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 25 उसकी बुद्धि लब्धांक होगा, तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 80। मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रम आयु 20/25 × 100 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष, इसको हम कर सकते हैं आसानी से, तो इसको ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमने किया हुआ है कि जैसे 20 हो गया आपका, 20/25 कर देंगे और × 100 कर देंगे तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रभावीकृत परीक्षण। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, उसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि जो 12 है बटे 10 है, गुणे इसको 100 कर देंगे तो आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। 120 आ जाएगा इसके अंदर, IQ 120 हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो IQ हमने यहाँ से आसानी से निकाल लिया। और अब आगे देखते हैं। 120 आ गया। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष था, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो IQ कितना हुआ 125, 5/4 कर देंगे हम, तो आसानी से जो है हम इसको भी निकाल सकते हैं। इसको अब दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। जाहिर सी बात है, ऐसा हमने इसको पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, इस बात को याद रखना है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला से ही हम आसानी से, 16 वर्षीय बच्चा होता है, अब मानसिक उसकी IQ जो है 75 आती है, उसकी मानसिक आयु पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है क्या, IQ बराबर होता है MA/CA × 100। यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि उसकी एज दी गई है, जो उसकी एक्चुअल एज है वो दी गई है, एक्चुअल एज दी गई है। उसके बाद उसका IQ दिया गया, यानी यहाँ पे हमें 75 ये दिया गया है, ये दिया गया है 75, और यहाँ पर ये 16 दिया गया, ये नहीं दिया गया है। तो इसको हम लोग को निकालना है। तो मानसिक आयु वर्ष को निकालना बहुत ही सरल तरीके से इससे हम निकाल सकते हैं। इसे हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ लिखा तो MA = यानी जो मानसिक आयु है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। 75 × 16 बटे हम 100 कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 12। इसका आंसर आ जाएगा 12। इसका आंसर हम आसानी से ला सकते हैं। और इस तरीके से हम 12 सोल्व करके आए, इसमें सीधे से कुछ नहीं करना है। 75 × 16 बटे 100 करेंगे तो ये आसानी से 12 आ जाएगा, जो कि इसकी मेंटल एज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुविध बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण
संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि पर द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। फिर इसको देख लेते हैं एक बार। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा दिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। बाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो एक सत्य कथन यहाँ पे रहा होगा, कालानुक्रमिक आयु में से व्युत्क्रमी संबंधित। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है कि मनुष्य मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बॉल अंतर्बोध यानी परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो बेलक ने। और बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है बुद्धि का। त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। इसमें केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, त्रितंत्रिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है कि बुद्धि बहुआयामी है और उसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? तो आपकी तार्किक विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया टर्मन ने। AQ यानी निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है AQ = EA/MA × 100। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक G है सामान्य बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि संभव बुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये आपका हो गया। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो गतिक। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों में से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है G कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है केस अध्ययन। लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था फ्रॉयड ने। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता और मानक। व्यापारिक खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं बहिर्मुखी। फ्रॉयड के अनुसार बालक का माता पिता से प्रमुख संबंध है तादात्म्य, ठीक है ना। TAT की रचना की थी मॉर्गन व मूरे ने। TAT परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31। यहाँ पे TAT की बार आ रही है, तो TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। रोशा मसी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? तो 10। हरमन रोशा मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे ऑलपोर्ट। इदम, अहम और पराहम का संबंध है फ्रॉयड से। अचेतन तत्व पर अत्यधिक जोर दिया है फ्रॉयड ने। अहम का संबंध है यथार्थ जगत से। इदम का संबंध है पाश्विक जगत से। पराह का संबंध है संस्कार नैतिकता से। स्याही धब्बा परीक्षण में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, काला, सफ़ेद। व्यक्तित्व को यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? परसोना से। बालक के व्यक्तित्व के विकास का आरंभ हो जाता है शैशवावस्था से। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार व्यक्ति होते हैं कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये कहा है वॉटसन ने। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में 3 गुणों का उल्लेख किया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित, जब यहाँ पर थोड़ी सी बात जब आ गई है तो
कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया है। और हम दर्शन की बात कर लेते हैं, जैसे आपका वैशेषिक दर्शन दिया है महर्षि कणाद ने या कन्नड़ ने, सांख्य दिया है कपिल ने, मीमांसा दिया है जैमिनी ने, लोकायत दिया है चारवाक ने, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं गौतम, वेदांत के हैं, वेदांत दर्शन के हैं ब्रह्मसूत्र या बद्रायण भी से उन्हें कहते हैं। और उसके अलावा अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य, द्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुज। इस तरीके से हमने थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बाहर जा कर के कुछ चीज़ों को और पढ़ लिया, जो कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति में उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा होती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैविक या आनुवांशिक, पर्यावरण संबंधी। व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, अत्यहम 3 तत्वों का विशेष महत्व दिया है फ्रायड ने। इदम है सुखवादी सिद्धांत, भौतिक सुख। अहम है वास्तविकता, भौतिक जगत, यथार्थ जगत। अत्यहम है संस्कार व आदर्शों से संबंधित होता है। अहम शक्ति सामाजिकता, हठवादिता इत्यादि क्या है शील गुण। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युग के व्यक्तिगत वर्गीकरण किस वर्ग में आते हैं? तो युग के वर्गीकरण व्यक्तिगत वर्गीकरण किस मुख में आते हैं? तो अंतर्मुखी। फिर इसको देख लेते हैं एक बार। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति युंग के व्यक्तिगत वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? तो अंतर्मुखी। स्याही दबा परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? तो रोरशा। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे युंग के किस व्यक्तित्व वर्ग में रखा जाता है? बहिर्मुखी। शेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? तो मोटे, कोमल तथा गोल शरीर वाले, आराम पसंद। क्रेशमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक तथा पाइकनिक के रूप में बांटा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। और अब आगे देखते हैं, स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो मूल्य। और ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं तो उन्हें मनोवैज्ञानिक युंग ने कहा है उभयमुखी। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है बहिर्मुखी। मूड एवं संवेग में अंतर है कि मूड होता है अस्पष्ट। यहाँ देख लेते हैं भैया आपको किस किस परीक्षण का प्रतिपादक किसने किया। टैट का किया मॉर्गन व मूरे ने, रोरशा स्याही दब्बा हरमन रोरशा ने किया, कैट सीएटी लियोपोल्ड बेलेक ने किया, शब्द साहचर्य विधि गाल्टन 75 शब्द, युंग 100 शब्द, क्रॉस आउट परीक्षा प्रेसी ने किया, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा लेयर्ड, मेस्टून या रीडर ने किया, रीडर ने। मुझे एक परीक्षण किया मार्गरेट लेबिन फील्ड ने। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI, मिनेसोटा मल्टीलेटरल पर्सनालिटी इंडेक्स का निर्माण सर्वप्रथम किया था हाथवे और मैकिन्ले ने। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो साक्षात्कार विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केस स्टडी। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बालकों में शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? ये विद्यालय का भी दायित्व है। और मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। भारतीय मनोवैज्ञानिक जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किस प्रकार का है? सामूहिक शाब्दिक प्रकार का है। ड्रॉयमैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित है? गुड एन एफ द्वारा। और आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया? तो मास्लो द्वारा। SOR कारक निम्न किसकी देन? वुडवर्थ के द्वारा। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक के JB वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे सिगमंड फ्रॉयड। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा ही बना दूंगा, तो उसे कहा वॉटसन ने। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न से मन की 3 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। ईड, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विधि अभिन्न अंग कौन देखता है? फ्रॉयड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। ये विचार है फ्रॉयड का। व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता ये कहा वुडवर्थ ने। व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि। मैस्लो के मूल मांग में कितने अभिप्रयुक्त तत्व हैं? तो 5। कौन मांग सर्वाधिक प्रबल मांग है? दैविक मांग। सबसे कमजोर मांग है आत्मसिद्धि की मांग। कौन मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं? तो आपके अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा।
हिंदी अक्षरों को बालक किस रूप में उम्र में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो घर को। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार होता है। 100 शब्द। भाषा में सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। थ, फ, च ये ध्वनियाँ हैं स्वनिम। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप में वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं ये शिक्षक को करना चाहिए। यह क्षमता स्थापित करने के से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? विकासात्मक। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषाघात। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? तो सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, कोई भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती हैं कि यह परिवेश से प्रभावित करता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह चर्चा है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। भारत में भाषा विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है क्या? कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है कि प्रकृति और पोषण पर बहस हो रही है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके से क्रम होना चाहिए। कक्षा 1 की बात हो रही है, सुनना, बोलना। फिर राष्ट्रीय पट्टचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है सीखने के समृद्ध संसाधन को। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा दी है रॉस ने। अपने चिंतन की अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, ताकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो स्किनर ने। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, इस सीरीज़ का लास्ट पेज हमारा है ये। माता पिता एवं परिवार के अन्य इस वीडियो का लास्ट पेज है ये। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घर में लड़कियों को प्रायः यह कहना कि घर के कामकाज पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है दर्शाता है रूढ़िवादिता। शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देते हैं। यह कथन है गैरिसन का। भारत में किस प्रकार के समाज की अवधारणा है? तो पितृसत्तात्मक समाज। बुद्धि लिंग पर निर्भर करती है, इस कथन से आप पूर्णतः असहमत है। जब किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, वर्ग, वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाए कि जो वास्तविकता से मीलों दूर हो, वैसी धारणा को कहा जाता है रूढ़िबद्ध अवधारणा। पूर्वाग्रह का संबंध है पक्षपात से। लैंगिक भेदभाव से संबंधित है विद्यालय में होने वाले गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को वरीयता देना, विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोकना तथा लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी बात का जिक्र करना। एक बालक की शिक्षा का अर्थ है कि एक पुरुष की शिक्षा, जबकि एक बालिका की शिक्षा का अर्थ है कि परिवार की शिक्षा। महिला शिक्षा के संदर्भ में एक कथन है महात्मा गांधी का। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। लैंगिक भेदभाव होता है पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर तथा विद्यालय स्तर पर भी होता है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है परिवार के, समाज के, अध्यापक की। लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के एक समान प्रावधान कदम उठाया जाना चाहिए।
कक्षा 5 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं जिसमें महिलाओं को घरेलू कार्य करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जबकि पुरुष को एक डॉक्टर, वकील, अभियंता एवं वैज्ञानिक के रूप में दर्शित किया गया है। ये दर्शाता है लैंगिक भेदभाव। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं है? तो क्रांति में संबंधित नहीं है वो। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा अपने उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि मनोवैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती हैं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तब वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने तथा अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को से बचने के लिए शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एक कक्षा विद्यालय किससे बचता है? लैंगिक पक्षपात से। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे हम चेयर मैन ना यूज़ करके चेयर पर्सन यूज़ करें हर जगह, क्योंकि चेयर मैन में मैन ही क्यों आ रहा है? ये भी क्या है? एक प्रकार से पक्षपात है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती। लिंग जेंडर पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना की ओर संकेत करता है। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन प्रतिबिंबित करता है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। इस तरीके से हमने जो है सेकंड पार्ट जो इस ऑनलाइन सीरीज़ का था उसको ख़त्म किया। थैंक यू। अगर किसी को वीडियो लगता है कि स्लो स्पीड में चल रही, तो वो यूट्यूब पर 2x स्पीड का ऑप्शन या 1.5x की स्पीड का ऑप्शन लेकर के देख सकता है। यह सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। परीक्षा के अंतिम दिनों में कई बार रिवीजन करने से इस सब्जेक्ट पर एक अच्छी खासी पकड़ बनाई जा सकती है और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। थैंक यू।